बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑलराउंडर के साथ मैं हूं वली जमशेद और आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट के मुतालिक पढ़ेंगे। जो एसिड्स के मुतालिक उन्होंने की, उनकी क्या खिदमात थी वो हम पढ़ेंगे। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड, बेस और साल्ट्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। जो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ये आपको आई बटन देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करके वो वीडियो वॉच कर लें। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि मैंने बोला था कि हम एसिड, बेस और साल्ट्स इस चैप्टर के 3 मेन पार्ट हैं और इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो आज हम एसिड की शुरुआत करने वाले हैं और उसमें हमारा पहला टॉपिक कौन सा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट फॉर द एसिड। तो एसिड से शुरुआत कर रहे हैं। तो एसिड की जो हिस्ट्री है, तारीख़ है, सबसे पहले एसिड का कंसेप्ट किसने दिया था, अच्छा उसमें सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, फिर बाद में किसने बात की, हमें कैसे पता चला एसिड कैसे होते हैं, उनका क्या क्या खिदमात थी, 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इनकी कंट्रीब्यूशन या खिदमात इन साइंसदानों की या केमिस्ट्री की पढ़ने से पहले मैं आपको वर्ड एसिड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वर्ड एसिड है, बात को समझिएगा, ये इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, ये एक लैटिन लैंग्वेज, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। और वो लफ्ज़ कौन सा है, वर्ड, वो हमारे पास कौन सा है, एसिडस। बात को समझिएगा। और एसिडस के जो इंग्लिश में मीनिंग है वो हमारे पास होता है सोर। मीन हमारे पास, उसको अगर उर्दू में बताऊं तो जिसको हम क्या बोल देते हैं, तुर्श बोल देते हैं, या खट्टा, कोई चीज़ खट्टा हो, ठीक है, या खट्टी चीज़ हो, तुर्श, सिट्रस चीज़, तो उसको हम बोल देते हैं एसिडस। तो इसकी वर्ड की डिराइव होने की कहानी कुछ इस तरीके से है स्टूडेंट, जैसा कि अगर हम कोई चीज़ जो है ना तुर्श हो या खट्टी चीज़ हो तो हम बोलते हैं कि ये चीज़ ना तुर्श है या चीज़ खट्टी है। तो लातीनी लोग जो थे वो क्या बोलते थे, अगर उनके पास कोई चीज़ तुर्श होती तो वो अक्सर बोलते कि ये चीज़ जो है ना ये बड़ी एसिडस है। तो क्योंकि जो एसिड थे ना, असल में इनका अक्सर, सब एसिड का नहीं लेकिन मोस्टली जो एसिड होते हैं इनका जो जायका होता है वो क्या होता है, तुर्श होता है या सोर तुर्श होता है, ठीक है, खट्टा होता है। तो इसी लिहाज से उन्होंने ना ये इनके जायके की वजह से वो चीज़ें जो उनको तुर्श लगती ना उनको बोलते एसिडस है। तो एसिडस से ये फिर यूएस ख़त्म हो गया और यहाँ से ये वाला वर्ड एसिड क्या हो गया, डिराइव हो के एसिड बन गया। अब एसिड खुद एक क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड जा बनता है, ठीक है, क्योंकि ये इससे डिराइव होकर हमने बनाया। तो एक्चुअल में लातीनी ज़बान एसिडस से निकला है। तो आई होप आपको इससे अंदाज़ा हो चुका होगा कि ऑलमोस्ट एसिड क्या होते हैं, वो तुर्श होते हैं। इसका नाम उसके जायके की वजह से रखा गया था और ये एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ था। तो स्टूडेंट्स, अब हम अगर बात करें कि एसिड जो है उनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें, किस साइंटिस्ट ने क्या क्या खिदमात दी थी, तो वैसे तो और भी हैं लेकिन यहाँ पर जनरली जो अहम है, मेन, उनको हम यहाँ पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो कि पुरानी हिस्ट्री के मुतालिक है। सबसे पहले हमारे पास जो कंसेप्ट एसिड का दिया था वो थे जाबर बिन हियान। उसके बाद लेवाइजर थे जो कि 1787 में कंसेप्ट दिया था। फिर हमारे पास सर हेम्फ्री डेवी हैं जिन्होंने 1815 के अंदर इस एसिड का क्या दिया था, कंसेप्ट दिया था। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जाबर बिन हियान को, उन्होंने एसिड के मुतालिक क्या कंसेप्ट दिया था। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये एक मशहूर फेमस मुस्लिम केमिस्ट हैं और हमें इस बात पर फ़ख्र है कि उन्होंने बहुत पहले यूरोप, ऐसे समझ लें कि 7वीं और 8वीं सदी में तकरीबन जाबर बिन हियान ने इन जो है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, कुछ एसिड से उनको क्या किया था, डिस्कवर किया था। हालांकि यूरोप ने 5-7 सदियाँ बाद किया था, वो 14वीं सदी में उसी चीज़ को, एसिड को डिस्कवर कर रहे हैं और जाबर बिन हियान ने पहले डिस्कवर कर लिया था। तो सबसे पहले जो अर्लियर कंसेप्ट था ना एसिड का, वो जाबर बिन हियान ने ही दिया था, जो कि एक मशहूर क्या थे, मुस्लिम केमिस्ट थे। इनकी खिदमात और भी काफ़ी सारी हैं लेकिन उन खिदमात में से सबसे अहम जो खिदमात हैं एसिड्स के मुतालिक, इन्होंने 3 एसिड क्या किए थे, जो है ना डिस्कवर किए थे। नंबर एक हमारे पास स्टूडेंट्स है वो नाइट्रिक एसिड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमर्शियली यूज़ होने वाला है। नाइट्रिक एसिड है और जिसका जो फार्मूला हमारे पास है वो HNO3 है। तो सबसे पहले जो नाइट्रिक एसिड है वो जाबर बिन हियान ने डिस्कवर किया था। उसके बाद और हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, HCl है। और थर्ड हमारे पास है स्टूडेंट्स वो है
सल्फ्यूरिक एसिड है और ये हमारे पास होता है H2SO4। स्टूडेंट्स ये जो 3 एसिड थे, ये 3 एसिड जाबिर बिन हियान की खिदमात में से एक है जो उन्होंने एसिड के मुतालिक की थी। तो ये बहुत अहम एसिड हैं, इनके इस्तेमालात को अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हैं। मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्लोसिव मटेरियल में इस्तेमाल हो रहे हैं। हम पढ़ेंगे यूज़र्स, मैंने सर से पहली वीडियो में बताया भी था। बहरहाल ये वाले 3 एसिड जाबिर बिन हियान ने क्या किए थे, डिस्कवर किए थे, जिनमें से जैसे कि इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है। किंग ऑफ केमिकल का ये मतलब है कि ये एक किस्म का नाम इस वजह से दिया गया था इसको क्योंकि इसके इस्तेमालात बहुत ज़्यादा हैं, इसके इतने यूजेज़ हैं कि इसे हम किंग ऑफ केमिकल कहने पर क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए किंग ऑफ केमिकल कौन से, तो वो हमारे पास क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये 3 जो कंट्रीब्यूशन थी, किसकी थी, हमारे पास जाबिर बिन हियान की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको जो है अब नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं जो कि लिवाइज़र के मुतालिक है। तो स्टूडेंट्स की जो सेकंड कंट्रीब्यूशन थी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वो हमारे पास थे लिवाइज़र थे और उन्होंने 1787 के अंदर क्या किया था, एसिड के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन दी। जैसा कि जाबिर बिन हियान ने 3 एसिड के मुतालिक बताए, तो इन्होंने एक अहम बात बताई थी जो कि थोड़ी सी काबिल गौर है। बाइनरी, इन्होंने कहा था, मैं बता देता हूँ अभी, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन के मुतालिक इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और उसको एसिड के साथ रिलेट किया था। इन्होंने बोला था कि जो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है, अगर आप उनको क्या करते हो, पानी में डिज़ोल्व करते हो, पानी के अंदर क्या करते हो, हल करते हो। मैं समझाता हूँ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन क्या है। जब उनको पानी में क्या करते हो, आप डिज़ोल्व करते हो, तो वो एक तरह से आपको क्या देते हैं, एसिडिक सोल्यूशन देते हैं, या मैं अगर सिंपल बात बताऊँ तो वो वहाँ एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं, एसिड बना देते हैं वहाँ पर। अब ये सिंपल बात उनकी थी। अब हम इसको सिंपल करके पढ़ते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। सबसे पहले उसको समझने से पहले हमें इस टर्म को समझना होगा कि ये बाइनरी कंपाउंड क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट्स, बाइनरी, बाई इसका मतलब सिंपल 2 होता है, 2 को बोलते हैं, और कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन का ये मतलब है, जैसा कि मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, CO2 है, SO2 है, SO3 ले लें आप, ठीक है। ये जो बाइनरी कंपाउंड होता है, इसमें ये मतलब इसका होता है कि इसमें एलिमेंट ना 2 ही इन्वॉल्व होते हैं, उसके एटम होते हैं, चाहे तादाद जितनी हो, लेकिन मेन एलिमेंट 2 ही होंगे जिनके एटम इसमें क्या होंगे, इस्तेमाल होंगे। कैसे, देखिए, ये वाला जो एक आपके पास कार्बन है, दूसरा आपके पास कौन सा, यहाँ पर ऑक्सीजन है। बात को समझिएगा, एक कार्बन है, दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन है। इनकी तादाद को मैं मेंशन नहीं कर रहा, चाहे ये 2 हों या ये 2 हों या ये 1 हो, तो इनकी तादाद को समझिए। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एक सल्फ़र है, दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन है। मेन एलिमेंट के एटम को देखिए कि हैं कौन से। अच्छा, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ सेम है, सल्फ़र है, और ये कौन सा है, ऑक्सीजन है। इस चीज़ को बाइनरी बोलते हैं, और वो भी किसके कंपाउंड, जिसमें, और इन सब में आप ज़रा एक बात नोटिस करें, ऑक्सीजन सब में मौजूद है। ऑक्सीजन क्या है, सब में मौजूद है। याद रखिए, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन तब बनता है जब ऑक्सीजन होना एसेंशियल यानी कि लाजमी हो। ऑक्सीजन लाजमी मौजूद हो, उसके साथ 118 एलिमेंट में से ऑक्सीजन तो आ गया, बाकी कितने बचते हैं, 117 एलिमेंट, उनका कोई भी एटम जुड़ा होना तो वो बाइनरी कंपाउंड ऑफ क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है। देखो, ऑक्सीजन लाजमी हो, उसके साथ कोई भी एटम हो, सल्फ़र लगा दो, जैसे कि कार्बन लगा दिया, इसी तरीके से आप हाइड्रोजन, कुछ भी और लगा दो, कोई और एलिमेंट के एटम यहाँ लगा दो, ये चेंज हो जाए, इट्स ओके, पर ऑक्सीजन का होना क्या है, ज़रूरी है। और ये कितने एटम हैं टोटल, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, तो मतलब ओवरऑल तो कंपाउंड यही है ना। इसी वजह से, क्योंकि 2 होते हैं, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। तो एक बात आपको समझ आ चुकी होगी, ऑक्सीजन का होना लाजमी होगा, उसके साथ ऑक्सीजन के साथ कोई और एटम जुड़ जाए तो वो क्या बन जाता है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एटम की तादाद मैटर
नहीं करती, चाहे 3 हो या 2 हो, बहरहाल ऑक्सीजन होना ज़रूरी है और उसके साथ कोई और एलिमेंट के एटम जुड़ा होना ज़रूरी है। तो इसको बोला जाता है बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हम बात आगे चलाते हैं कि इनको जब भी पानी के अंदर हल किया जाए तो वो एसिडिक सोल्यूशन देते हैं। कैसे? देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है आपके पास। जैसा कि पहला है CO2 है, इसे आप किसके अंदर डाल देते हो? पानी के अंदर। सिंपल, अगर आप इसको समझें तो बिल्कुल आसान सी बात है कि यहाँ पर आपके पास क्या पड़ा हुआ है? पानी पड़ा हुआ है और CO2 क्या करते हो? इसके अंदर डाल देते हो। तो क्या होता है? अच्छा, जब भी, क्योंकि जो काम बीकर में हो रहा था उसको हम रिएक्शन में बताते हैं, रिएक्शन को मुश्किल चीज़ नहीं होती बल्कि आपको समझाने के लिए होता है। तो जब भी हम इसको इसके साथ लिखते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? H2CO3 बन जाता है। H2CO और ये वाला ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बन जाता है? H2CO3। ये बैलेंस होना चाहिए। देखिए, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2, 1 ऑक्सीजन और ये 2, 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। तो H2CO3, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कार्बोनिक एसिड का नाम दिया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कार्बोनिक एसिड। आप ज़रा खुद समझें, हमने तो पानी लिया था, ऊपर से क्या ले लिया? एसिड ले लिया। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके अब यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर दिया है? H2CO3। और H2CO3 एक एसिड होता है, तो ये एक एसिडिक सोल्यूशन ना बन गया। यही बात कौन बता रहे हैं? लेवाइजर साहब बता रहे हैं कि जब भी आपके पास, पर शर्त क्या होनी चाहिए? बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ऐसा ना हो कि आप ऐसे NaH ले लें, इसमें तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो ये बाइनरी कंपाउंड नहीं, हालांकि 2 मुख्तलिफ एटम है। सो ऑक्सीजन का होना क्या है स्टूडेंट्स? ज़रूरी होता है आपके पास। अब इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड क्या होता है? असल में जो वाटर में हम हल करते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर H2CO3, यहाँ पर SO3 लेते हैं। आप SO2 को यहाँ डायरेक्ट नहीं लेते, उसकी वजह ये होती है कि ये SO2 जो होता है ना, पहले ऑक्सीजन हासिल करता है एक, ठीक है, और ख़ुद को SO2 से किस में लेकर चला जाता है? SO3 के अंदर। इस चीज़ को ऑक्सीडेशन बोलते हैं कि किसी चीज़ से एक ऑक्सीजन हासिल कर लेना। अगर SO2 भी एसिड बनाएगा तो वो पहले SO2 से कहाँ पर जाएगा? SO3 में फिर जाएगा। तो ये अगर SO2 है तो एक ऑक्सीजन लेके किस में चला जाता है? SO3 में, मतलब ऑक्सीडेशन करके किस में चला जाता है? SO3 में। हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या चीज़ होती है 7वें चैप्टर में। बहरहाल आप यहाँ अभी ये समझें कि जब भी H2O को, सिंपल आप ट्राइऑक्साइड की एग्जांपल डायरेक्ट ले लें, जब भी आप इसको सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को अगर यहाँ पर आप ले लें, अब इसकी जगह पर क्या ले लो? सल्फ़र ट्राइऑक्साइड ले लो, ठीक है, और पानी में इसको क्या करो? हल करो, तो आपके पास ये क्या बन जाता है? H2SO4, जो अभी हमने पढ़े से क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है। अब ये वाला जो एसिड हमारे पास यहाँ प्रोड्यूस हो जाए तो ये एसिडिक सोल्यूशन नहीं हो जाएगा, तो मतलब एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यही बात सिंपल क्या बोली थी लेवाइजर ने। आई होप आपको इसमें किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होगी कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ, याद रखा किसका, ये अहम पॉइंट है, ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड को जब भी किसके अंदर? पानी के अंदर आप डालते हो तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाता है? एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। जैसा कि मैंने 2 एग्जांपल आपको यहाँ पर दी हैं। ये बात किसने बताई थी? लेवाइजर ने 1787 के अंदर बताई थी। क्योंकि स्टूडेंट्स, हर जो साइंटिस्ट है वो कोशिश करता है सही तरीके से बताने की, लेकिन उसके पास जो उस वक्त टेक्नोलॉजी होती है, ज़रूरियात होती हैं, क्योंकि इनसे फिर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। इनका ये हरगिज़ मतलब होता है इन्होंने कोशिश नहीं की। देखें, जो भी आप काम करते हो पहले एफर्ट पर नहीं होता, फिर दूसरे पे कोशिश करते हो, फिर तीसरे पे करते हो, तब जाके हमारे पास क्या आता है? कोई ना कोई रिज़ल्ट निकलता है। तो इसी लिहाज से इनकी उस टाइम में जो वसाइल थे उनके मुताबिक इनकी बहुत बड़ी कोशिश थी। चलो, कम से कम कोई ना कोई आइडिया तो जहन में दिया ना इन्होंने। तो आज हम जिस टेक्नोलॉजी पर पहुंचे हुए हैं ना, तो ये इन सारे जो हमारे पास साइंटिस्ट थे इनकी कोशिश का नतीजा है, वरना हम डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं बना सकते। अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं कि जब इनसे गलती हुई थी तो हम इनको क्यों पढ़ते हैं। देखिए, अगर इनकी कोशिशें ना होती तो इनके सोचने से, इनके काम करने से हमें नए नए आइडिया आए और आज हम असल उसकी हकीकत पर क्या जा पहुँचते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जल्दी से हम जैसा जो कि हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक है उसको हम पढ़ लेते हैं। वो है स्टूडेंट्स हमारे पास इसके बाद जो आने वाले थे सर हम्फ्री डेवी भी पढ़ लेते हैं, या हम्फ्री डेवी है आपके पास। इनको 1815 के अंदर, 1787 में कौन आ रहा है? लेवाइजर आ रहा है, और 1815 में कौन आ रहा है? आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि काफ़ी साल बाद की ये बात है।
इन्होंने ना 3 बातें बताई थी, अहम हम 3 बातें डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। इन्होंने एक तो ये बोला था जो भी एसिड होगा उस एसिड में हाइड्रोजन यानी कि सिंपल H इज द मेन पार्ट ऑफ एसिड, मतलब वो एसिड हो ही नहीं सकता जिसके पास क्या हो, हाइड्रोजन ना हो। तो हाइड्रोजन इसने का मस्ट है। जैसा कि लवाइजर के मुताबिक ऑक्सीजन बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन का होना लाजमी है, इसके मुताबिक इसने कहा भाईजान जिस एसिड के पास हाइड्रोजन नहीं है ना वो एसिड हो ही नहीं सकता। एक बात तो यहाँ पर। दूसरी बात जो पॉइंट बोला था ये लिवाइजर की ना नफ़ी करता है, मतलब लिवाइजर की को गलती को ठीक करने के लिए एक तरह से इसने बोला था सम एसिड्स हैव नो ऑक्सीजन। इसने बोला था कुछ एसिड ऐसे हैं जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होते लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। सम एसिड्स हैव नो ऑक्सीजन। हालांकि लिवाइजर कह रहा था कि उनके पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, जैसे कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन था। तो इसने लिवाइजर की बात को कहा कि भाईजान आपसे गलती हो रही है। वो गलती ये हो रही है कि ये लाजमी नहीं है कि सारे जो ऑक्साइड हैं उनके पास क्या हो, ऑक्सीजन हो। तो जैसा कि इसने एक मिसाल भी दी थी, क्योंकि दलील प्रूफ भी तो देना है। इसने कहा भाईजान HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि जाबिर बिन हयान डिस्कवर कर चुके थे। HCl के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है लेकिन ये फिर भी क्या है, इसके पास नो ऑक्सीजन, इसके पास कोई भी क्या है ऑक्सीजन नहीं है लेकिन फिर भी ये क्या है, बट एसिड, लेकिन ये एसिड लाजमी है। तो ये बात यहाँ से प्रूव हो गई और इनके मुताबिक लिवाइजर की बात थोड़ी क्या होगी, गलत साबित होगी, जो कि ये कह रहे थे कि भाईजान ऑक्सीजन बाइनरी कंपाउंड जो भी होगा उसके पास क्या होगा, एसिड होगा, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर उसके पास क्या हो, ऑक्सीजन हो। तो थर्ड पॉइंट, ऑल द वाटर सॉल्युबल metallic oxide give the acidic solution in water। अब ये क्या चीज़ है, ये इसका तीसरा, क्योंकि सर हम्फ्री डेवी की भी ये 3 खिदमात थी, जैसा कि हर एक की हम पढ़ चुके हैं। इस पॉइंट को समझ लिया कि हाइड्रोजन का एसिड में होना ज़रूरी है वरना वो एसिड नहीं होगा। दूसरा, लाजमी नहीं है, लिवाइजर की बात की नफ़ी की कि लाजमी नहीं कि सबके पास क्या हो, ऑक्सीजन हो। थर्ड बात इसने बोला था वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड। अब इस मेटालिक ऑक्साइड को समझना होगा। मेटालिक ऑक्साइड का मतलब है, ये लफ्ज़ मेटल से निकला है, मतलब मेटल भी हो और उसके साथ क्या जुड़ी हो, ऑक्सीजन भी जुड़ी हो, तो उसको हम बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड। मैं इसकी सिंपल मिसाल देता हूँ। स्टूडेंट्स, आपने 9th के अंदर 3rd चैप्टर में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, बात को समझिएगा। आपने पीरियोडिक टेबल इस तरीके से पढ़ा होगा, मैं जनरल स्केच बता रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल का जो लेफ़्ट साइड है ये वाली, और आपने ये भी पढ़ा होगा यहाँ पर अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। अगर ये नहीं पता तो आपको पता होगा 1 ग्रुप है और कौन सा है 2 ग्रुप है। ये जो लेफ़्ट साइड का कॉर्नर है ना, यहाँ पर कौन कौन सी मेटल है, जैसा कि आपके पास है लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है वगैरह, ये फर्स्ट ग्रुप में। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर सेकेंड ग्रुप के अंदर कौन सी मौजूद हैं, जैसा कि आपके पास है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो इस तरीके से स्ट्रोंशियम वगैरह भी मौजूद हैं। ये सारी की सारी यहाँ पर क्या है, जो है मेटल्स मौजूद हैं। अब कहा क्या जा रहा है, इन मेटल्स के साथ अगर क्या जुड़ जाए ऑक्सीजन, बात को समझिएगा, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड बनाना है ना, इन मेटल्स के साथ क्या जुड़ जाए, ऑक्सीजन। जैसा कि लिथियम है, अगर इसके साथ जुड़ जाए तो Li2O बन जाता है, सोडियम के साथ जुड़े तो Na2O बन जाता है, पोटाशियम के साथ जुड़े तो इस तरह से आपके पास K2O बन जाता है। तो इसी तरीके से अगर इस ग्रुप के साथ देखें तो MgO हो जाता है, Be बेरिलियम ऑक्साइड हो जाता है, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। बात ये है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास,
मेटालिक ऑक्साइड हैं। ये मेटल है पहली और ये ऑक्सीजन है, तो मेटालिक ऑक्साइड, मेटल वाली क्या है ऑक्सीजन। अब मसला आपने इस पॉइंट को समझना है। अब ये जितने भी मेटल ऑक्साइड है ना, ये सारे के सारे आप अगर इनको ऐसे पानी भरा पड़ा हो और इस BeO को डाल दें या MgO को डाल दें या कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दें या इनमें से किसी एक दो को डाल दें, ये लाजमी नहीं है कि सारे के सारे पानी में हल हो जाएं। बात को समझिएगा, ये सारे के सारे ऑक्साइड पानी के अंदर हल नहीं होते। इनमें से वो वाले ऑक्साइड जो पानी के अंदर हल हो जाए, बात को समझिएगा, मेटालिक ऑक्साइड तो देंगे ये सारे, लेकिन इनमें से वो जो पानी के अंदर हल हों, all the water soluble metallic oxide give the acidic solution in water। क्या देते हैं? एसिडिक सोल्यूशन इन क्या दे देते हैं? वाटर का दे देते हैं। मतलब अगर आप इनको पानी में हल कर देते हो तो वो आपको क्या देते हैं? एसिडिक सोल्यूशन इन वाटर। तो जैसे शुरू में पढ़ा था, वो आपको अगर ये फॉर एग्जांपल ये हल हो जाते तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, लेकिन याद रखना वो वाले जो वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड होंगे, इन सॉल्युबल जो पानी में हल ही नहीं होते, वो कैसे एसिडिक सॉल्यूशन देंगे। तो ये पॉइंट थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने आपको बताया। आप पीरियोडिक टेबल को ज़रा चेक कीजिएगा, लेफ़्ट साइड पर ये मौजूद होते हैं। इनके साथ ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ सकती है। बाकी यहाँ 2 और ये 1 वाली कहानी आपको ऐसा है कि Mg2O क्यों नहीं है, ये इनकी चार्ज होता है, ठीक है। ये आप 9th में केमिकल फार्मूला का टॉपिक मेरा देख सकते हैं वहाँ पर। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जल्दी से इसको, वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये वाली 3 कंट्रीब्यूशन किसकी थी? हमारे पास सर एम्फिल डेवी की 1815 में थी, लेकिन अभी इनमें भी खामियां हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जैसे स्टेप बाय स्टेप चलेगा। इसके बाद आने वाला जो साइंटिस्ट है वो अपनी कोशिश से बताता है। तो बहरहाल अभी आप इतना ही समझिए कि जाबिर बिन हियान ने बताया था कि 3 हमारे पास क्या होते हैं, एसिड डिस्कवर किए थे, फिर बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन का मुतालिक बताया, और इन्होंने हमारे पास ये बताया कि हाइड्रोजन ज़रूरी है, ऑक्सीजन लाजमी नहीं है सबके पास मौजूद हो, और मेटालिक ऑक्साइड जो आते हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं। और अब एक आखिरी पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट्स रहता है जो कि आपकी चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मौजूद है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि वो एसिडिटी ऑफ स्टोमक के ऊपर बात की गई है और वो भी एसिड के मुताल्लिक है। थोड़ा सा पैसेज है, थोड़ा इसका कंसेप्ट मैं आपको दे देता हूँ। एसिडिटी को सिंपल बोल देते हैं, उर्दू में हम अगर बोलें तो आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, जिसको ना तेज़ाबियत बोल देते हैं। अक्सर बोलते हैं कि मेरे मैदे में बहुत जलन हो रही है, बहुत तेज़ाबियत है, ठीक है। तो वो जो स्टोमक में एसिडिटी हो जाती है वो क्यों होती है, उसकी थोड़ी वजह समझनी है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप अपने बॉडी को देखें, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एसोफेगस खुराक की नाली ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप, ये हमारे पास क्या होता है, ये स्टोमक है, ये आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है, ये आप पढ़ चुके होंगे। तो स्टोमक की जो वाल्स हैं आपने पढ़ा होगा, अल्लाह ताला ने ना हमारे मैदे के अंदर क्या रखा हुआ है, हमारे मैदे के अंदर ना एसिड रखा हुआ है कुदरती, और वो एसिड कौन सा है, वो एसिड HCl है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये नेचुरली हमारे मैदे के अंदर है। जब भी आपकी खुराक खाते हो वो खुराक इस मैदे के अंदर पहुँचती है, ठीक है, तो वो एसिड यहाँ से रिलीज़ होता है और इस खुराक को तोड़ने, क्योंकि एसिड का क्या काम होता है, तोड़ने का काम होता है। वो इसको क्या करता है, तोड़कर छोटे छोटे खुराक के टुकड़ों में क्या करता है, तकसीम करता है कि खुराक को क्या किया जा सके, हज़म किया जा सके। अब होता क्या है, उम्र बढ़ने के साथ साथ ना एसिड की जो मिकदार है ना वो यहाँ से खारिज ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मैदे के अंदर जब खुराक दाखिल होती है तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज़रूरत से ज़्यादा, जितना खुराक को हज़म करना था उससे ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है, जिसकी वजह से मैदे के अंदर एसिड बढ़ जाता है और क्या होती है, तेज़ाबियत बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे मैदे के अंदर क्या हुआ है। अक्सर हमारे जो घरों में बूढ़े होते हैं, ठीक है, उनको अक्सर ये मैदे की जो है एसिडिटी का मसला होता है, उनके मैदे के अंदर एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। उम्र के साथ साथ लाजमी नहीं होता, उसकी वजह ये होती है कि शायद मैदे का कोई ना कोई डिसऑर्डर हो, कोई बीमारी की वजह से मैदा ठीक काम करने नहीं होता, जिसकी वजह से एसिड की मिकदार क्या होती है, ज़्यादा खारिज हो जाती है। तो होता क्या है, अब मैदे में एसिड बढ़ गया,
हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपको एक ना बेस से बनी हुई ना एक टैबलेट देता है, ठीक है। अच्छा, बेस की बनी हुई टैबलेट देता है। आपको पता है कि जब भी एसिड और बेस का आपस में वास्ता पड़ता है तो क्या बनता है, साल्ट, और क्या बनता है, पानी। बात को समझिएगा, जब भी एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। तो डॉक्टर क्या करता है, क्योंकि मैदे के अंदर एसिड बढ़ा हुआ है तो वो आपको कौन सी टैबलेट दे देता है, बेस वाली क्या दे देता है, टैबलेट दे देता है, जो इस एसिड को क्या कर देती है, उसके असर को ख़त्म कर देती है। क्योंकि आपको मैंने बताया था ना, आग और पानी वाली बात है, भाई एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं, और वहाँ मैदे के अंदर क्या पैदा हो जाता है, वाटर, और साथ में क्या पैदा हो जाता है, साल्ट। और ये वाला साल्ट जो होता है ना, ये नुकसानदेह नहीं होता, ठीक है। ये अब आपके जहन में होगा कि साल्ट शायद उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो। ये साल्ट ऐसा होता है, काफ़ी सारे ऐसे साल्ट हैं जिनसे नुकसान होता है, लेकिन ये ऐसा साल्ट यहाँ प्रोड्यूस होता है जिसका कोई नुकसान वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये वाला साल्ट आपकी बॉडी में डिज़ोल्व हो जाता है और इसका आपकी बॉडी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। और जो ही एसिड के असर को बेस जाके ख़त्म कर देती है तो मरीज़ कहता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, तो एक्चुअली उसने बेस की क्या होती है, मिली बनी हुई एक टैबलेट खाई होती है। तो ये इस तरह का कोई सीन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है, जिसे हम बोलते हैं एसिडिटी ऑफ स्टोमक बोल देते हैं, जिसकी वजह से तेज़ाबियत बढ़ जाती है। इसी वजह से आप इसको एसिडिटी ऑफ स्टोमक बोल देते हैं। आई होप आपको इस चैप्टर में, जो कि लेक्चर नंबर 2, इसमें किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैं सिंपल से समराइज़ कर देता हूँ। फर्स्ट क्या था, जाबिर बिन हयान था, उसने 3 एसिड HCl, HNO3 और H2SO4, ये 3 एसिड उन्होंने डिस्कवर किए थे। बाद में कौन आया था हमारे पास, लिवाइजर 1787 में। उन्होंने एक बात ये कही थी कि जितने भी बाइंड्री कंपाउंड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन लाजमी होता है, उसके साथ कोई और एटम जुड़ा हुआ, उनको आप पानी में डाल दो तो वहाँ क्या पैदा कर देते हैं, एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं। और इसी तरह से अब इनसे उनके बाद जो आते हैं हमारे पास सर हेम्फ्रे डेवी, उन्होंने 1815 में ये बात कही थी कि एसिड, जैसे कि लिवाइजर कह रहा है कि ऑक्सीजन लाजमी है, सर हेम्फ्रे डेवी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन लाजमी है। तो हाइड्रोजन एसिड का उसमें मौजूद होना लाजमी है, ये उनके मुताबिक था। और दूसरी बात हमारे पास उन्होंने ये बोली थी कि लाजमी नहीं है कि हर एसिड के पास क्या हो, ऑक्सीजन हो, जैसा कि HCl है। और थर्ड बात ये बोली थी जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उनको अगर आप पानी के अंदर डाल दें तो जैसे कि वो जो ही पानी में डालेंगे तो आपको वहाँ पर क्या दे देंगे, एसिडिक सॉल्यूशन देंगे। और बाकी एसिडिटी ऑफ स्टोमक का मैंने बता दिया है, ये चीज़ होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।